सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जाति निर्माण पर अटकलबाजी। हाल का इतिहास यही दिखाता है कि सैकड़ों जातियों और दर्जनों नस्लों का निर्माण तो अंग्रेजों ने किया। इन दिनों ये प्रश्न सतह पर है कि जातियों का निर्माण किसने किया। इस पर अटकल लगाने से अच्छा है इतिहास को परखना। पिछला 100 साल ही दिखाता है कि जातियों को की सूची बनाना, उन्हें ऐसा वैसा मूल्य देना शासकों ने किया है। पहले ब्रिटिश शासकों ने, फिर हमारे स्वदेशी शासकों ने, न कि विद्वान या पंडितों ने। पारंपरिक हिंदू समाज में जातियां एकता और जुड़ाव का आधार थी। वे अपने अपने समूह को आर्थिक सुरक्षा देती थी। सभी के पास जन्म लेते ही रोजगार का एक क्षेत्र सुनिश्चित होता था। इसमें कोई व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अन्य क्षेत्र में भी काम करने के लिए स्वतंत्र था। यह दुष्प्रचार है कि कोई अपनी जाति से बाहर का कार्य क्षेत्र नहीं चुन सकता था। 17वीं सदी में दक्षिण भारत में रहे जर्मन मिशनरी बार्थोलोमीथस जिगरेनबाग ने लिखा है कि 1/3 लोग अपनी जाति से भिन्न काम किया करते थे। उनके शब्दों में पद संबंधी और राजकीय क्रियाकलाप जैसे सभासद, शिक्षक, पुरोहित, कवि, यहाँ तक कि राजा होना भी किसी विशेष समूह का अधिकार नहीं था, बल्कि सभी के लिए खुला हुआ था। पहले असंख्य जातियां नहीं थी। ईसा पूर्व 4वीं सदी में ग्रीक कूटनीतिज्ञ मेगास्थनीज ने हिंदुओं में 7 श्रेणियां पाई थी। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेन सांग ने 4 जातियां देखी। सबसे पहले वर्ष 1891 की जनगणना में अंग्रेज अधिकारियों ने असंख्य जातियां नोट की। अगले 2 दशक में ब्रिटिश प्रशासक हर्बर्ट रिस्ले ने 2378 जातियां और 43 नस्लों का उल्लेख किया। रिस्ले के अनुसार हर जाति एक नस्ल थी जिसकी अपनी भाषा भी थी। इस प्रकार हाल का इतिहास ही दिखाता है कि सैकड़ों जातियों और दर्जनों नस्लों का निर्माण तो अंग्रेजों ने ही किया। तब भारतीय नेताओं, विद्वानों ने इस पर रिस्ले का मजाक उड़ाया था। वस्तुतः यूरोपीय विद्वानों ने भी भारत में जातियों को कोई गर्हित चीज नहीं पाई थी। ब्रिटिश विद्वान जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी 1848 में यहाँ जातियों को यूरोप में विविध रोजगार में लगे समूहों जैसा बताया था। इनमें कोई विद्वेष किसी ने नहीं देखा था। विदेशी विद्वानों, अवलोकनकर्ताओं आदि ने भारत में ब्राह्मणों का कोई दबदबा भी नहीं देखा था। केवल उनके प्रति सम्मान सभी ने नोट किया। जर्मन लेखक यूर्गेन एंडरसन ने अपनी प्राच्य यात्रा वृत्तांत 1669 में लिखा है कि गुजरात में सबसे प्रभावशाली वैश्य थे, न कि ब्राह्मण। यही नहीं, तमाम विदेशी अवलोकनकर्ताओं ने यहाँ जातियों में कोई हीन भाव नहीं पाया था। सभी अपने में संतुष्ट थे और कोई किसी अन्य की तरह दिखना या बनना भी नहीं चाहता था। किसी जाति को लेकर ईर्ष्या भाव भी नहीं था। इसलिए किसी की नकल आदि करके हैसियत बढ़ाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। 13वीं सदी के तमिल कवि कंबन की एक कविता में हल चलाने की प्रशंसा में लिखा है कि किसी जन्मजात ब्राह्मण को भी वह श्रेष्ठता नहीं है जो वेलाला यानी कि जो कृषक, जिसको किसान बोलते हैं, परिवार में जन्मे हुए को हासिल हो। वस्तुतः सदियों से सभी हिंदुओं में उच्चता की भावना केवल ज्ञानी, सत्यभाषी, ब्रह्मवादी होने से जुड़ी थी, जो कोई भी हो सकता था, जिसमें प्रवृत्ति और योग्यता हो। इसलिए सभी जातियों में महान ज्ञानी, कवि, संत होते रहे हैं, जिनका सम्मान सभी करते थे। 15वीं सदी के महान संत रैदास ने लिखा है कि उनकी जाति के लोग बनारस में मृत पशुओं को उठाते हैं,
किंतु सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण भी रैदास का बड़ा सम्मान करते हैं। हजारों वर्ष में हिंदू समाज में जातियां संगठित समर्थ इकाइयां थी, उनमें गतिशीलता और स्वतंत्रता थी। केवल इस्लामी आक्रांताओं के बाद उन पर अभूतपूर्व रूप से एक नया दबाव पड़ा। उन्हें अस्तित्व का संकट महसूस हुआ। जब हिंदू शासकों की राजनीतिक शक्ति विफल हो गई तो जातियों ने कमान संभाली। इन्होंने जैसे संभव हुआ प्रतिरोध किया, लेकिन इस प्रक्रिया में अवांछित दुर्गुण भी घर करने लगे। आपसी दूरी और अस्पृश्यता का चलन आरंभ हुआ। 10वीं-11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ आने वाले अल बरूनी ने भी लिखा है कि हिंदुओं में 4 जातियां थी, किंतु कोई अस्पृश्यता नहीं थी। अल बरूनी के शब्दों में इन जातियों में जो विभिन्नताएं हों, किंतु वे नगरों और गांवों में समान घरों बस्तियों के साथ साथ रहते थे। इस्लामी हमलों के समक्ष किसी तरह बचाव की चिंता में ही हिंदुओं में अलगाव और जड़ता का प्रारंभ हुआ। पंजाब में रहे ब्रिटिश अधिकारी होरेस आर्थर रोस ने अपनी पुस्तक पंजाब की जातियों और जनजातियों की सूची 1911 में लिखा है कि मुस्लिम शासन में अनेक राजपूतों का पतन हुआ और वे हीन समूहों में बदल गए। अंग्रेज शासकों और क्रिश्चियन मिशनरियों ने हिंदुओं के बीच भेदभाव का उपयोग किया और उसे बढ़ाया भी। उन्हें हिंदू समाज पर चोट करना ही था, क्योंकि यही भारत की एकता और निरंतरता की मूल धारा थी। हिंदू धर्म परंपरा ही भारत की सबसे पुरानी और गहरी परिभाषा थी। इसी ने सभी जातियों और भारत को भी एक कर रखा था। इसे चर्च मिशनरियों ने समझा और हिंदुओं में विद्वेष भरने की कोशिश की, जो आज भी जारी है। जबकि इतिहास बताता है कि प्राचीन भारत में जातियां एक सहकारी और सांस्कृतिक मूल्यों से चलती थी। वह कोई बुरी चीज नहीं थी। जो आज भारत में जातियों को आपसी लड़ाई से जोड़ दिया गया है, जो वास्तव में विभिन्न दलों की सत्ता प्रतिबद्धता है। पहले जातियां धर्म का पालन करती थी, अन्य मर्यादाओं का ज्ञान था। आज जातियों को स्वयं में स्वतंत्रता मूल्य देकर सामाजिक संबंधों का विकृत किया गया है। नेताओं ने उन्हें लोभ ईर्ष्या की प्रतियोगिता में डाल दिया है। जैसा कि दार्शनिक रामस्वरूप ने पाया, सामाजिक न्याय के स्वयंभू बौद्धिकों और राजनीतिक दलों को जाति विहीन भारत नहीं चाहिए, वे केवल धर्म विहीन जातियां चाहते हैं। यह सब कुछ नेताओं के लिए चाहे तत्काल लाभदायक हुआ हो, किंतु अंततः यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आत्मघाती होगा। दुर्भाग्यवश उसी लालसा में कथित राष्ट्रवादी नेता भी डूबे लगते हैं। अन्यथा समय समय पर किसी जाति के पक्ष या विरुद्ध मनमानी बयानबाजी न की जाती। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि जातियों का किस प्रकार से लाभ उठाने की कुचेष्टा की गई और की जा रही है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।